Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery session. And my dear friend, topic for today is tips on savings, personal and company taxes legally. आज हम बात करेंगे किस तरह से आप टैक्सेस को प्लान करेंगे, सेव करेंगे लीगली, एथिकली। ये क्यों टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे, क्यों डिस्कस कर रहा हूं? एक ना व्हाट्सएप मैसेज आया था, किसका? हमारी जेएससी ऑनलाइन कम्युनिटी है, आप जेएससी ऑनलाइन सब्सक्राइबर हो, और एक व्हाट्सएप मैसेज मुझे आ गया कि जगमोहन देखो ऐसा है कि आप ना लीगली एथिकली मुझे बताओ, इतने साल से आप प्रैक्टिस के अंदर हो, तो वो कौन सी ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस हम फॉलो करें जिससे हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो मिनिमाइज हो जाए और जिसको हम सेव कर सकें। मैंने कहा ठीक है, आपके कंट्रीब्यूशन से ही तो ये सारा का सारा 5 AM कैश फ्लो मास्टरी का एस्पेक्ट चल रहा है। तो मैं ना सीधा टॉपिक के ऊपर चलता हूं और आपसे बात करता हूं किस तरह से ये हम कर सकते हैं। देखो, मेरा एक्सपीरियंस जो पिछले 22 सालों से आई एम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो शुरुआत ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से हुई थी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से थोड़ा ना मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। मैंने क्वालिफाइड इन द ईयर मे 2000, यानी कि आज से 22 साल पहले सीए बन गए। बहुत जोश है, बहुत उत्साह है, और अब दुनिया में कुछ करना है। तो मैंने पहले दिन से ही डिसाइड किया कि चलो ऐसा कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा अमेजिंग तरीके से काम करेंगे जिससे बहुत मजा आए। तो मैंने शुरुआत की थी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से। E&Y के एक एसोसिएट है कैम्को, और वहां पर गया मैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी हमने की, अक्रॉस इंडिया ट्रैवल किया, तो कॉर्पोरेट से डील कर रहे थे। और उसके बाद जब प्रैक्टिस स्टार्ट किया ना, बड़े एक इंटरेस्टिंग टैक्स प्लानिंग के सिनेरियो से मुझे रूबरू होने का मौका मिला। कैसे? मेरे पास ना, जब जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर ऑफिस ओपन किया था, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे। मुझे याद है कि अपने जो जहां से मैं कभी 12th और 11th में कोचिंग लिया करता था, तो वहां पर हमारे जो गुरुजी हैं, उनकी सबसे पहले मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की। बहुत अच्छा लगा। उनकी जो इनकम है, P&L बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वर्किंग प्रॉपर तरीके से बना के अच्छे से उनकी इनकम टैक्स रिटर्न को मैंने फाइल किया था। पहली मेरी इनकम टैक्स रिटर्न उन्हीं की थी जहां से मैंने कोचिंग किया था। तो अच्छा लगा कि सीए की प्रैक्टिस के अंदर मैंने किया। लेकिन उसके बाद तो हमारे सर ने कहा कि चलो मैं आपको केसेस भी रेफर करूंगा, अब आप प्रैक्टिस के अंदर आ गए हो। उन्होंने अच्छे केसेस रेफर किए, लेकिन जब रेफरेंस आनी शुरू हुई तो किस तरह के फोन आते थे मेरे पास शुरू शुरू में? देखो जी, इनकम टैक्स रिटर्न हमारी बना दो, 4,000 रुपए में टैक्स जमा कराना है, उस हिसाब से रिटर्न फाइल कर दो। मैंने कहा है 4,000 रुपये टैक्स जमा कराना है, उस हिसाब से रिटर्न फाइल कर दो? ये क्या होता है? ये तो मैंने कभी सीखा ही नहीं है। तो मैंने अपने दोस्तों से, सीनियर से बात की कि यार ऐसे कैसे होता है कि 4,000 टैक्स जमा करा के रिटर्न फाइल कर दो? और कहते कुछ नहीं जगमोहन यार, तुम पता नहीं कहाँ से आए हो। देखो ऐसा है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता। 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक एक टैक्स का स्लैब होता है। अब 5 लाख से ऊपर, जैसे आजकल 2.5 से 5 5% है। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20% है। 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स का स्लैब है। 4% एजुकेशन सेस है। तो उसने कहा कि 4,000 रुपये टैक्स जमा कराना है ना, रिवर्स कैलकुलेशन कर दो। रिवर्स कैलकुलेशन कर लो, यानी कि 4,000 को 5% से डिवाइड करेंगे, जो फिगर आ गई है 80,000 रुपये, यानी कि 3,30,000 रुपए की रिटर्न फाइल होगी इनकी। ऐसे कैसे होता है? ऐसे कैसे होता है? उसके बाद तो सीरीज ऑफ फोन आते थे कि भाई हमें बैंक लोन के लिए अप्लाई करना है, तो पता लगा है कि आपने सीए का काम शुरू किया है और हम बैंक फाइनेंस पे डील करते हैं। हमारे पास रोज की 10 रिटर्ने, 15 रिटर्ने, 20 रिटर्न आती हैं, तो आप हमसे लमसम सेट कर लो, कितने 500, 700, 300, 200 रुपए क्या लोगे, उस हिसाब से इनकी रिटर्न फाइल करते रहना। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है?
ये क्या हो रहा है? मतलब कहाँ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहाँ है बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑडिटिंग किसकी करेंगे, इनकम को डिटरमिन कैसे करेंगे? ये सैलरी इनकम के लिए फॉर्म 16 होता है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम के लिए आपका टीडीएस डिडक्ट होगा तो एक सर्टिफिकेट उसका होता है, कैपिटल गेन है तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट में दिखाओ, बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम हो रही है तो प्रॉपर ऑडिटेड अकाउंटेंट की बुक्स कहाँ पर है, अकाउंटेंट कहाँ पर है आपका? कहते हैं ये कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, बस यहाँ पर रिटर्न फाइल करनी होती है। लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लोग कहते हैं 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख का लोन दे दो और हम कहते हैं 3 साल की रिटर्न लेके आओ फाइल कर दो। नहीं समझ आई, मुझे नहीं समझ आई और ना ही दिल किया। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये अराउंड क्या हो रहा है? पूरी तरह से फिर मैंने फोकस कर दिया गहराई में जाने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि मेरे एक सीनियर ने एडवाइस की कि जगमोहन इतना देख देख के अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है ना तो उन्हीं लोगों की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो जिनके पास सेल टैक्स का नंबर होता है। अब ये क्या बात हुई? अब सेल टैक्स का नंबर उस समय में होता था, फिर वैट आया और आजकल जीएसटी है। तो फिर मुझे समझ आया, अच्छा अच्छा, जो प्रॉपर अच्छे ठीक बिजनेस ओनर हैं वो अपनी सेल टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं। तो मैंने सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन का काम करना शुरू किया और उसके बाद उनकी अकाउंटिंग करना, उनकी अकाउंटिंग करने के बाद मंथली बेसिस पे सेल टैक्स जमा हो गया, सी फॉर्म एच फॉर्म ये सब काम भी होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से प्रैक्टिस का नजरिया स्टार्ट हुआ। फिर जब किसी की टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है तो उसका टैक्स ऑडिट होगा, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाके उसकी असेसमेंट करवाना, स्क्रूटनी करवाना, बैंक फाइनेंस के लिए उस बिजनेस को, जैसे बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर प्लॉट अप्लाई करने हैं, सिडबी के कहीं प्लॉट निकल आए हैं, उनको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया से लेके वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया से लेके, जाने कौन से इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जिसके बारे में मुझे पता लगा कि अच्छा अच्छा ये वो जगहें हैं जहां पर प्रॉपर तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है। तो फिर मैं सीखता चला गया, सीखता चला गया, सीखता चला गया, जितने जितने जिस लेवल पे मिलता चला गया वो मुझे सिखाते चले गए और सिखाते चले गए। फिर मौका और बात आई जब बड़े प्लॉट निकले थे मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, वहां से एंट्री हुई, नया प्रोजेक्ट लगना है। फिर फॉरेन से, उस समय मोबाइल फोन का काफी जोर था तो मोबाइल फोन की कंपनी इंस्टॉल इनकॉर्पोरेट होनी इंडिया के अंदर, सारी की सारी 29 स्टेट्स के अंदर उस कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उनका सेल टैक्स का रजिस्ट्रेशन, फिर कंपनी की इनकम टैक्स रिटर्न, उनकी 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 लाइजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है वो कौन सी स्टेट के अंदर होगी, उसकी क्या टैक्स लायबिलिटी होगी, तो किस तरह से सेटअप करेंगे। ये सारी जर्नी चलते 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 पता लगा कि ये जो इनकम टैक्स का जो दुनिया है ना ये बहुत ही वेरिड और वैरायटी वाली है, बहुत ही वैरायटी वाली है। और तरीके से अगर चला जाए तो लीगली और एथिकली आप बहुत 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 सारा टैक्स सेव कर सकते हो। क्योंकि मौका मिला तब विनोद जैन सर से बात करने का, और जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है गिरीश आहूजा सर से, रवि गुप्ता जी से, और जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बैठ के टैक्स प्लानिंग हुई, ओपिनियन लिए, उनसे बातचीत की। आपको याद है बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जब इनकम टैक्स की एग्जम्पशन आई थी, उस एग्जम्पशन के दौरान टैक्स नहीं लगता था, 80 एचएससी की डिडक्शन भी किसी जमाने में हुआ करती थी। चलो अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, मैं आपको बताऊंगा कि बैकग्राउंड ना बड़ा ही वेरिड एक्सपीरियंस रहा और उसमें से मैं बिल्कुल निचोड़ करके, जो छान करके आपके लिए एकदम टू द पॉइंट एस्पेक्ट लेकर आया हूं जिससे आप अपनी टैक्स प्लानिंग करने वाले हैं। थैंक यू अतुल सैनी जी फॉर रिकमेंडिंग मी टू प्रिपेयर वीडियो ऑन दिस टॉपिक। आप जो लाइव है ना, आप क्वेश्चन आप पूछते रहेंगे और जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो तो पूरा सेशन एंजॉय करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप ना अपने ग्रुप की एक टैक्स प्लानिंग शीट बिल्कुल बना लो, पक्का बना लो। सबसे पहला स्टेप है लीगली एथिकली टैक्स बचाने के लिए। अब ये क्या होती है टैक्स प्लानिंग शीट? देखो जैसे ही आप जेएसए ऑनलाइन पे जाते हो ना तो आपको मालूम है जेएसए ऑनलाइन में सबसे पहला पेज जो है वो होम पेज है। लॉगिन करने के बाद, रजिस्टर करने के बाद, जब आप रजिस्टर कर लोगे तो फिर आपको अपना लॉगिन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा।
लॉगिन मिलने के बाद पहला पेज होम पेज का है। होम पेज के साथ में जो इंडेक्स वाला पेज है ना, उसमें मैंने दे रखी है टैक्स प्लानिंग शीट। तो टैक्स प्लानिंग करने के लिए सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया भाई, फॉर्मेट ही उस तरीके के बना दिए हैं, फॉर्मेट ही बना दिए हैं, स्ट्रक्चर ही ऐसा बना दिया, प्रोसेस ही ऐसा बना दिया है कि आपका टैक्स सेव हो जाए। कंट्रोल एफ और आपने क्या निकाला, टैक्स प्लानिंग शीट। ये रही टैक्स प्लानिंग शीट। जैसे आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने निकल कर आ चुका है टैक्स प्लानिंग शीट। सारी की सारी इनकम टैक्स रिटर्न आपके ग्रुप की। क्या लिखना है इसके अंदर, सबसे पहला कॉलम क्या है, सीरियल नंबर है, ये तो फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। दूसरा कॉलम क्या है, डिस्क्रिप्शन है। तीसरा कॉलम क्या है, अब आपकी एक सिंगल कंपनी है तो उस कंपनी का नाम लिख लो। अब कंपनी बिजनेस कुछ भी हो सकता है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, प्राइवेट कंपनी है, जो भी है। अब उसके कम से कम 3 सालों का डाटा यहाँ पर मेंशन कर दो। दूसरी कंपनी आपके पास एक और भी बिजनेस है, ग्रुप कंपनी ऑपरेट करते हो। अच्छा, आपकी इंडिविजुअल रिटर्न जाती है, दूसरे इंडिविजुअल रिटर्न है, मान लो वाइफ है, बच्चे हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ की फाइल आपने बना रखी है। भाई जितने भी पैन नंबर हैं, सारे के सारे पैन नंबर एक ही शीट पे आ जाने चाहिए, एक ही शीट पे आ जाने चाहिए, ताकि ये बन जाए आई फ्रेंडली रिपोर्ट। अब इसके अंदर फिलअप कौन सा डाटा करना है, देखो इनकम टैक्स की प्लानिंग कर रहे हैं तो 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। पहला कौन सा होता है, बिजनेस की इनकम। अब बिजनेस की इनकम में आप बिजनेस ओनर हो तो कौन कौन सी बड़ी क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिसके बेसिस के ऊपर आप डिसाइड करते हो। बिजनेस इनकम के अंदर आप देखते हो कि सेल का ट्रेंड क्या चल रहा है, 18-19 में क्या था, 19-20 में क्या था, 20-21 में क्या है, 19 करोड़ से 28 करोड़ से 26 करोड़ सेल का ट्रेंड चल रहा है। तो आपका जीपी मार्जिन कितना था, 3 करोड़ 10 लाख रुपए। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना आ रहा है, 12%। देखो जीपी उसी रेंज के अंदर चल रहा है, 11.90 था, 11.33 है, 12% है। ये बड़े इंपॉर्टेंट की पैरामीटर होते हैं टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पिछले 3 सालों में सेल क्या थी, जीपी क्या था, जीपी की परसेंटेज क्या है, और नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, उसकी परसेंटेज क्या चल रही है, और नेट प्रॉफिट टैक्सेबल एज पर इनकम टैक्स कितना निकल कर आया। क्योंकि डेप्रीसिएशन का प्लस माइनस हो जाएगा ना, बुक्स में डेप्रीसिएशन का रेट अलग होता है और इनकम टैक्स में डेप्रीसिएशन का रेट अलग होता है। कुछ ऐसी डिडक्शंस हैं जो स्पेसिफिकली इनकम टैक्स में मिल जाती है। हो सकता है कि आपका प्रॉफिट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ और हो, लेकिन नेट प्रॉफिट इनकम टैक्स रिटर्न में अलग हो सकता है। डेप्रिसिएशन और अदर अलाउएबल डिसअलाउएबल चीजों की वजह से, मान लीजिए पर्सनल एक्सपेंडिचर वहां पे डेबिट किया हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़ा सिंपल है, आपके सीए साहब को मालूम है, अकाउंटेंट को मालूम है, सभी को मालूम है। आपने क्या किया, ये देख लिया कि बिजनेस इनकम मेरी कितनी है। दूसरा इनकम क्या होती है, सैलरी। अब एक ही लाइन में लिख देनी है आपने, सैलरी इनकम मेरी क्या है, रेंटल इनकम क्या है, कैपिटल गेन क्या है, और अदर सोर्स से इनकम क्या आती है। ये 5 ही हेड होते हैं इनकम के। अब इनकम जब सबको ऐड कर देते हो तो बन जाती है ग्रोस टोटल इनकम, 5 हेड्स की इनकम को मिला के। अब ग्रोस टोटल इनकम में से आपको मालूम है डिडक्शंस क्लेम करते हैं। डिडक्शन किस किस की क्लेम होती है, डिडक्शन क्लेम होती है एटीसी की, डिडक्शन क्लेम होती है एटीसी। एटीसी यानी कि जो आप पीपीएफ, एलआईसी, इंश्योरेंस वो करवाते हो उसको माइनस कर दो। एटीटीटीए यानी कि जो आजकल इंटरेस्ट मिलता है 10,000 रुपए तक एग्जम्प्ट होता है। एटीजी कहीं डोनेशन आपने दे दी, इसके अलावा और भी सेक्शन है। एटीडी मेडिक्लेम के लिए आपने पे कर दिया, जो भी आपकी डिडक्शन है ना यहाँ पे मेंशन कर दो, ताकि एक बार में ही विजिबिलिटी हो जाए कि मेरी पिछले 3 सालों में मैं क्या क्या डिडक्शन क्लेम कर रहा हूं अपनी कंपनी में, दूसरी कंपनी में, इंडिविजुअल में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में। टोटल का टोटल आई फ्रेंडली रिपोर्ट के अंदर आपको ना विजिबिलिटी आ गई। मेजरमेंट ड्राइव बिहेवियर, सुन लो मेरी बात, मेजरमेंट ड्राइव बिहेवियर। जिस चीज को मेजर करोगे ना वो चीज ग्रो करेगी, वो चीज बेटर होगी, वो चीज इंप्रूव होगी। जैसे आप अपना वेट मेजर करते हो ना, आपने अपने बाथरूम के अंदर वो वेइंग स्केल रखा हुआ है, नहाने से पहले या बाद जैसे ही बाहर निकलते हो आप वे करके निकलते हो, तो आप ना कॉन्शियस एक सिग्नल दे देते हो अपने माइंड को कि अभी कल क्या खाया था, आज वेट मेरा कितना बढ़ा हुआ है, और कितनी जॉगिंग एक्सरसाइज आपने करनी है, और खाने पे क्या आपने ध्यान देना है। खाने पे ध्यान दे दिया तो हो गया काम। खाने पे ध्यान देने को आपको सुबह एक रिमाइंडर की तरह नजर आ जाता है ना, वेइंग स्केल, मेजरमेंट ड्राइव बिहेवियर। उसी तरीके से आप अपने इनकम टैक्स पूरे ग्रुप की प्लान करना चाहते हो, एक ही शीट के अंदर आपने
इसको देखना शुरू कर दिया। अब पांचों इनकम को ऐड करने के बाद उसमें से डिडक्शन को माइनस करने के बाद जो बचा उसी के ऊपर तो टैक्स लगेगा। अब टैक्स क्या लगता है? टैक्स का एक रेट होता है, अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो 25%, अगर आप डिडक्शन क्लेम नहीं करते, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर ऑपरेट कर रहे हो तो 22%। अच्छा, अगर आपकी एलएलपी है तो 30%, अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपका 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगना, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 5% और 20%। दोबारा बोलते हैं, 0 to 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 0 to 2.5 लाख, 2.5 से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगता है, 4% एजुकेशन सेस लगना है। अगर इंडिविजुअल हो, इनकम 50 लाख से ऊपर चली जाती है तो सर चार्ज लगता है। जैसे जैसे उसके और स्लैब बढ़ते चले जाएंगे सर चार्ज का रेट भी बढ़ता चला जाएगा, और अगर इनकम 5 करोड़ से ऊपर चली गई है तो 42% प्लस का ओवरऑल नेट टैक्स आ जाता है इंडिविजुअल के अंदर। सबसे ज्यादा टैक्स होता है इंडिविजुअल के अंदर। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर मैंने बता दिया, एलएलपी मैंने बता दिया 30%। ओके, एचयूएफ और इंडिविजुअल के टैक्स रेट सेम होते हैं। तो आपको टैक्स पता लग गया, सरचार्ज पता लग गया, एजुकेशन सेस पता लग गया। एडवांस टैक्स नहीं जमा कराएंगे ना, एडवांस टैक्स कब जमा कराना होता है? एडवांस टैक्स 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक एडवांस टैक्स जमा कराना है। करवा दिया तो ठीक, नहीं करवाया तो इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो इसलिए टाइम पर जमा करवाना चाहिए, वो भी तो टैक्स बचाने का, प्लान करने का तरीका है। और वैसे भी जो आप कैश फ्लो मॉडल बनाते हो उसमें से जो परसेंटेज आप निकालते हो टुवर्ड्स टैक्सेस, अगर उसको टाइमली डिपॉजिट करवाते चले जाओगे ना, कुछ लोगों ने तो मंथली का सिस्टम बनाया हुआ है। वो कहते हैं इकट्ठा अचानक टैक्स जमा नहीं होता, नहीं तो जुलाई में रिटर्न फाइल होती है, सितंबर में रिटर्न फाइल होती है, उस समय वो बोलते हैं कि आपका 3 लाख का टैक्स बन गया प्लस इंटरेस्ट 35,000 रुपए। अब आपको मालूम ही है कि टैक्स को प्लान कर लिया और जमा कराना ही कराना है, तो क्यों नहीं आप साल में 4 बार जमा करा देते? अगर 4 बार नहीं जमा कराते, आप अपनी सैलरी के साथ में ना, जो कंपनी से सैलरी मिलती है उसी में से टीडीएस हर महीने डिडक्ट हो जाना चाहिए, पता ही नहीं लगेगा। जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगी तो डायरेक्टर साहब की रिटर्न के ऊपर टीडीएस पहले से ही डिडक्ट हो चुका है। ये कुछ ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। टीडीएस थोड़ा बहुत ज्यादा भी जमा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी जो अदर सोर्स की इनकम आ रही है उस पर जो अल्टीमेटली टैक्स लगना है, तो आपने टीडीएस की प्लानिंग करते हुए कंपनी में से अगर टाइमली टैक्स जमा करा दिया तो सब्सटेंशियल एप्रोप्रिएट इंटरेस्ट आप बचा पाओगे। एक बार ना अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खोल के देखना और उसके अंदर ये वाला कॉलम जिसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, देखना कि आप ना टैक्स के अलावा इंटरेस्ट कितना जमा कराते हो। आप हैरान रह जाओगे, आपकी इनकम टैक्स रिटर्नों के अंदर 10,000 से लेके 2-2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट जमा कराया हुआ है। नहीं यकीन होता, देख लेना अपनी 3 साल की रिटर्न। क्यों? क्योंकि टैक्स प्लानिंग ना करने का ये नतीजा है। टोटल बन गया टैक्स। अब टैक्स में से क्या माइनस होगा? कोई मैट का क्रेडिट है, कोई 115 जेडी का क्रेडिट है, कोई टीडीएस जो मैंने बोला डिडक्ट हो चुका है वो माइनस कर दो, एडवांस टैक्स माइनस कर दो। सेल्फ असेसमेंट टैक्स 31 मार्च तक जमा कराओगे तो एडवांस टैक्स कहलाता है। 31 मार्च के बाद जो पिछले साल का टैक्स जमा कराते हैं उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहते हैं। बाकी जो बचेगा वो रिटर्न के टाइम पे टैक्स जमा होगा या वो रिफंड होगा। तो आपको ना एक बात समझ में आ गई, इस टैक्स प्लानिंग शीट के अंदर यहीं पर ही पता लग रहा है कि 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और मार्च तक कितना कितना टैक्स जमा करवाना चाहिए, कितना कितना आपने जमा कराया और कहीं उसका कोई बैलेंस तो अवेलेबल नहीं था। कितनी बेहतरीन और प्यारी शीट मैंने आपको दे दी ना, किस पर्पस के लिए? टैक्स प्लानिंग करने के लिए। देखो ये सबसे पहला चीज है, जब आपके पास कोई मेजरमेंट करने के लिए स्ट्रक्चर नहीं होगा ना, जितना मर्जी यहां वहां से सीखते रहो, अल्टीमेटली उसका इफेक्ट कहां पर देना है? टैक्स प्लानिंग शीट के अंदर दे दिया आपने। अब क्या करें? अब ना आप देखो कि लीगल एंटिटी आपकी कौन सी है। लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? कि जिस लीगल स्ट्रक्चर के अंदर आपका बिजनेस होता है, क्या वो प्रोवाइडरशिप है, क्या वो पार्टनरशिप फर्म है, क्या वो एलएलपी है, या वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? बेस्ट टैक्स सेवी लीगल एंटिटी एलएलपी है। एलएलपी कैसी है? एलएलपी के अंदर तो टैक्स का रेट 30% है,
और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 25% है, तो एलएलपी बेस्ट कैसे होगी? देखो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट इकट्ठा हो जाता है ना, जब आपको उस प्रॉफिट को निकालना पड़ता है तो वो कहलाता है डिविडेंड। वो डिविडेंड आपके डायरेक्टर के इंडिविजुअल हैंड में 30% के रेट के ऊपर टैक्सेबल होता है। 30% मतलब कि नॉर्मल इनकम मान ली जाती है आपकी। नॉर्मल इनकम जिस भी स्लैब के अंदर है उस स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। तो डबल टैक्सेशन हो गई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। जब आपके पास चॉइस है ना, तो आप जो शुरुआती दौर के ऊपर लीगल एंटिटी लेके चलने वाले हो वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ऐसा इसलिए क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में सबसे पहला तो उसका लायबिलिटी लिमिटेड हो गई। अदरवाइज नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में और प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। यानी कि अगर बिजनेस में कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो ना केवल बिजनेस के एसेट जाएंगे बल्कि घर की प्रॉपर्टियां भी बिक जाएंगी। तो ऐसा क्यों करना है? लायबिलिटी लिमिटेड होनी चाहिए। दूसरा, आप पार्टनरशिप फर्म में चल रहे हो, प्रोप्राइटरशिप फर्म में चल रहे हो, तो जो नाम है ना, नाम जो भी आपकी कंपनी का है, वो नाम तो कोई भी रख लेगा। वो नाम तो कोई भी रख लेगा आपकी नॉर्मल पार्टनरशिप के अंदर। फिर आप तो हाथ मलते रह जाओगे, यार ये कंपनी तो मैंने बनाई थी, इसका नाम उसने कैसे रख लिया? लड़ लो, कैसे लड़ोगे? नाम को सिक्योर करने के लिए आपको क्या करना होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर चेक नेम अवेलेबिलिटी के हिसाब से पहले नाम चेक करो, उसके हिसाब से फिर उसको रजिस्टर कर दो, फिर आप एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कर दो। अब ये नाम हमेशा के लिए आपका हो गया क्योंकि आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की साइट के ऊपर। क्या कह रहा हूं मैं आपसे ये कह रहा हूं, समझ लो। ये देखो, मैंने आपके सामने ये ओपन कर दी वेबसाइट, ये वेबसाइट ओपन की मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर की, mca.gov.in। यहाँ पे चले गए, ये देखो एमसीए सर्विसेज है। एमसीए सर्विसेज के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है? चेक कंपनी नेम। अब आपने कहा कि मुझे बताओ कि मैं तो पार्टनरशिप फर्म चला रहा हूँ और मेरी पार्टनरशिप फर्म का नाम है रेडिक्स सोल्यूशन। अच्छा, तो देखें, ओ रेडिक्स के नाम से तो ऑलरेडी इतने सारे नाम आ रहे हैं। रेडिक्स एग्रो टेक प्राइवेट लिमिटेड भी है, रेग्री एनालिटिक भी है, प्राइवेट लिमिटेड भी है, और रेडिक्स एशिया पैसिफिक एलएलपी भी है। अब आप रेडिक्स सॉल्यूशन चला रहे हो और आप चाहते थे कि मेरी कंपनी एलएलपी हो। अगर कहीं यहाँ पर किसी ने रेडिक्स सॉल्यूशन एलएलपी को रजिस्टर कर लिया तो आपको इस नाम से हाथ धोना पड़ेगा। 130 नाम है रेडिक्स के नाम से, देख लो। रेडिक्स कमर्शियल, रेडिक्स कंप्यूटर, तो रेडिक्स कंसल्टेंसी, और इस तरीके से अगर आपको अपना नाम सिक्योर करना है रेडिक्स सॉल्यूशन को, तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको एलएलपी बना लेनी चाहिए। इससे क्या हो गया? नाम हमेशा के लिए सिक्योर हो गया। समझिए ना पॉइंट मेरा आप। तो यहाँ पर लीगल एंटिटी बेस्ट इसलिए हो गई क्योंकि लायबिलिटी लिमिटेड है। दूसरा, आपका नाम सिक्योर हो गया। तीसरी, क्रेडिबिलिटी बन गई। कभी किसी के साथ में बिजनेस आप करते हो और वो जैसे ही एमसीए की वेबसाइट पे जाकर चेक करेगा, वो बोलेगा कि हाँ भाई ये तो जेन्युइन कंपनी है, एमसीए की साइट पे लिस्टेड है, आपकी फोटो, आपकी डिटेल, कंपनी का प्रोफाइल ऑलरेडी वहां पर आ रहा होगा एमसीए की गवर्नमेंट की साइट के ऊपर। फॉरेन कोलैबोरेशन करते हो, वीजा के लिए अप्लाई करते हो, कहीं भी जाती हो, अगर एलएलपी कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म की तो डीड है, डीड आपके पास पड़ी हुई है। अब किसी को क्या पता वो एग्जिस्ट करती कि नहीं करती? पैन नंबर आप किसी के साथ शेयर थोड़ी करोगे कि जा मेरे पैन नंबर के बेसिस के ऊपर ये रहा मेरा यूजर आईडी पासवर्ड और जाके चेक कर ले। नहीं, mca.gov.in के ऊपर आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो इसमें टैक्स प्लानिंग कहां से आ गई? टैक्स प्लानिंग आ गई ना। अब जो प्रॉफिट आपकी एलएलपी के अंदर आ रहा है ना, अब प्रॉफिट कम कैसे होगा? आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कंपनी जो डाली हुई है वो इंटरेस्ट क्लेम करोगे, वो आपकी पर्सनल हैंड में टैक्सेबल होगा। अब आपके पर्सनल हैंड के अंदर 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक तो 5% टैक्स है। अब 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20% टैक्स है। अब एलएलपी का जो पैसा प्रॉफिट निकल गया आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर, उसके ऊपर कम रेट ऑफ टैक्स लग गया। आप रेम्यूनरेशन लेंगे यानी कि सैलरी लेंगे अपनी एलएलपी में से। इसके अलावा आप एलएलपी में से बहुत कुछ करने वाले हो, आगे मैं आपको बताऊंगा। अब ये टैक्स देने के बाद एलएलपी में जो प्रॉफिट बचेगा ना, उस प्रॉफिट पे दोबारा से टैक्स नहीं लगता। पार्टनर जब एलएलपी के करंट अकाउंट में से अपने सेविंग अकाउंट के अंदर पैसे को ट्रांसफर कर देता है तो उस पर डबल टैक्सेशन नहीं लगता, क्योंकि प्रॉफिट का हिस्सा
सेक्शन 10 के अंदर में एग्जम्प्ट होता है। एक बार टैक्स दे दिया ना एलएलपी में, बस बहुत है, दोबारा टैक्स देने की जरूरत नहीं है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर देना पड़ता है। तो लीगल एंटिटी कौन सी बनानी है आपने? एलएलपी बनानी है। आप कह रहे हो कि जगमोहन थोड़ा कोई सुपर बेस्ट वे बताओ ना टैक्स प्लानिंग का, जबकि मैं ऑलरेडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा हूं, व्हाट इन इट फॉर मी। तो मैं कह रहा हूं आप ना अब आदत डाल लो ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाने की। जैसे 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 आपका बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है, आपकी टर्नओवर पहले 10 लाख थी, फिर 1 करोड़ हुई, फिर 10 करोड़ हुई, 50 करोड़ हुई, अब 50 करोड़ भी क्रॉस करती चली जा रही है। आपके लिए ना समय आ चुका है सुपर बेस्ट वे ऑफ टैक्स प्लानिंग के लिए। अब आपकी ग्रुप ऑफ कंपनी होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ? सबसे सामने फ्रंट पे एकदम बिल्कुल सामने फ्रंट पे जो कंपनी होगी जो दुनिया से डील करती है वो होगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसके अंदर जो टैक्स का रेट है वो मात्र 25% का है, बेस रेट। अब एक और है, अगर आप किसी तरह की एग्जम्पशन डिडक्शन क्लेम नहीं करते हो किसी इंडस्ट्रियल एरिया की, कोई टीआईसी वगैरह की, तो टैक्स का रेट मात्र 22% है। 22% टैक्स का रेट है आपके लिए प्राइवेट कंपनी के अंदर। अब ये आपकी ट्रेडिंग कंपनी है, यानी कि आप जो भी सामान दुनिया को बेचते हो इस कंपनी में से बेचोगे। जैसे आपने देखा होगा हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ट्रेडिंग करती है, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। फ्रंट पे कौन सी होती है? ट्रेडिंग कंपनी होती है। अब इसके पीछे जुड़ी हुई जो कंपनी है वो है एलएलपी, वो है एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जुड़ी हुई कंपनी। ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये असेंबलिंग करती है। तो जो भी असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग जो भी काम करेगी वो पीछे एलएलपी कंपनी करेगी। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जो भी प्लानिंग करनी है आपने एलएलपी के अंदर कर देनी है, और एक रेट डिसाइड किया जो कि ट्रांसफर प्राइसिंग का रेट होता है, जिसको हम आर्म्स लेंथ प्राइस कहते हैं। यानी कि वो रेट जिसके ऊपर अगर आप पब्लिक को भी सप्लाई कर रहे हो, आपस में ग्रुप कंपनी को भी सप्लाई कर रहे हो, लेकिन ट्रांसफर प्राइसिंग का ध्यान में रखते हुए वो कॉम्पिटिटिव, वो आर्म्स लेंथ प्राइस ट्रांसफर करते हो कि इनकम टैक्स वाला आपको तंग नहीं करेगा। तो आप अपना उतना प्रॉफिट दिखाते हो प्राइवेट कंपनी के अंदर, और बाकी सारा का सारा प्रॉफिट कहां पर है? एलएलपी के अंदर। अब एलएलपी का प्रॉफिट इन दी हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल टैक्सेबल नहीं होता। तो अब आपको क्या मिल गया? दोनों हाथों में लड्डू मिल गए, दोनों हाथों में टैक्स प्लानिंग का बेस्ट तरीका मिल गया। जब भी जहां भी फंड की रिक्वायरमेंट है, घर में शादी है, बहुत सारे पैसे चाहिए, प्राइवेट कंपनी से पैसे निकाल नहीं सकते, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आपने पेमेंट कर दी जो माल परचेज करते हो। अब ये वाला पैसा जो है अब सर्कुलेशन के अंदर है, सर्कुलेशन है। अगर पार्टनर ने कुछ कैपिटल विड्रॉ भी कर लिया अपने सेविंग अकाउंट के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्टनर के सेविंग अकाउंट के थ्रू मनी रोटेट होनी शुरू होती है। सेविंग टू एलएलपी, एलएलपी टू प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी, एलएलपी टू इंडिविजुअल। पूरी की पूरी आपने नदियां जोड़ दी। पूरे की पूरे हिंदुस्तान की, अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था ना कि पूरे हिंदुस्तान की नदियां आपस में जुड़ी होनी चाहिए। उसी तरीके से टैक्स प्लानिंग के तरीके से आपके सभी के सभी बैंक अकाउंट एकदम फ्रीडम के अंदर कनेक्ट हो गए हैं, क्योंकि आप यूज करना शुरू कर रहे हो ग्रुप ऑफ कंपनीज के कंसेप्ट को। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है फ्रंट के ऊपर एलएलपी हो सकती है और पीछे प्राइवेट कंपनी हो सकती है। आप कह रहे हो कि जगमोहन मेरी ऑलरेडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है, उसी के अंदर सारी रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी है, सारा कुछ तो मैंने उसके अंदर किया हुआ है ए टू जेड। अब वेंडर कोड खुले हुए हैं और मेरी फैक्ट्री की जो जगह है वो भी मेरी प्राइवेट कंपनी के नाम पर है, सब कुछ वहां पर है। तो क्या हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं क्या? जरूरी है क्या प्राइवेट कंपनी ट्रेडिंग होनी चाहिए और एलएलपी मैन्युफैक्चरिंग नहीं? ओके है, कोई भी आगे हो जाए कोई भी पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे चिंता वाली बात नहीं है। अगर आप ऑलरेडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रन कर रहे हो तो एक एलएलपी कंपनी भी इनकॉर्पोरेट कर लो, जो कि सुपर बेस्ट वे है टैक्स प्लानिंग का ग्रुप ऑफ कंपनी से ऑपरेट करने के लिए। आप देख लेना, ये सबसे बेहतरीन मेथड निकल के आने वाला है। आपका एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कर ही रहे। ओके, बाय प्रॉपर्टी इन पर्सनल नेम। देखो, जब भी प्रॉपर्टी खरीदते हो ना आप, बेस्ट टैक्स प्लानिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से
अपनी बिजनेस एंटिटी के नाम पे वो प्रॉपर्टी मत परचेज किया करो। जैसे आपने ऑफिस परचेज कर लिया, जैसे आपने फैक्ट्री परचेज कर ली, जैसे कोई नई लैंड परचेज कर ली, वो क्या होनी चाहिए, प्रमोटर डायरेक्टर के इंडिविजुअल नेम से बाय होनी चाहिए, और उसको उठा के दे दिया आपने रेंट के ऊपर अपने बिजनेस को, ताकि बिजनेस अब आपको रेंट देगा। किस चीज का, ऑफिस का, आपके अपने नाम पर है। बिजनेस जब आपको रेंट देता है ना, जब बिजनेस आपको रेंट देता है, तो रेंट बिजनेस के लिए क्या है, आपकी कंपनी के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। तो आपके प्रॉफिट में से वो रेंट माइनस हो गया, रेंट माइनस हो गया तो प्रॉफिट कम हो गया। अब ये जो रेंट जाता है ना इंडिविजुअल के पास, उसके ऊपर 30% टैक्स नहीं लगता। कंपनी ने तो 30% टैक्स बचा लिया, इंडिविजुअल पे 30% टैक्स नहीं लगता, मात्र 21% टैक्स लगता है रेंटल इनकम का। क्यों, क्योंकि रेंटल इनकम जो आप रिसीव करते हो उसके अंदर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर एक क्लॉज है, वो क्या बोलता है, वो बोलता है 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है आपको। तो क्या कर दिया आपने, ये कर दिया कि जो भी आज के बाद प्रॉपर्टी लेंगे, एसेट लेंगे, वो लेंगे अपने पर्सनल नाम के ऊपर, और वो कंपनी को रेंट पे दे दिया करेंगे। आप कहते हो HICDC, DSIDC, UPSICDC जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वो बोलते हैं कि हम तो जी बिजनेस को ही देंगे। ठीक है, वो एक एक्सेप्शन है, उस केस में आपको लेनी पड़ती है जगह, किसके नाम पे, बिजनेस के नाम पर ही लेनी पड़ती है। उसके अलावा जहां कहीं भी फ्री होल्ड अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल होती है ना, आप वेयर हाउस बनाते हो, ऑफिस बनाते हो, एडिशनल प्लेस बाय करते हो, वो वेल्थ क्रिएशन होनी चाहिए आपकी अपनी, वो बहुत काम आती है। आपको बैंक गारंटी का गेम इस्तेमाल करना है, आपको LC का खेल इस्तेमाल करना है, तो अगर आप इंडिविजुअल नाम पे प्रॉपर्टी ले रहे हो ना, तो उससे आपकी वेल्थ बनती है, उससे आपकी नेटवर्थ इंक्रीज होती है, वो आपको कोलेटरल में भी सपोर्ट करती है जब आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाले पोजीशन के अंदर होते हो। तो ये बहुत बड़ी बड़ी और डिटेल चीजें बता रहा हूं मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से। क्या करना है आपने, आप जब भी बाय करोगे कार, बिजनेस के नाम पर ही कार परचेज करनी पड़ेगी। क्यों करते हो कार को अपने इंडिविजुअल नाम से, क्या फायदा, अगर इंडिविजुअल नाम से कार को परचेज कर लिया तो डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस मिलेगा ही नहीं। अब कार का डेप्रीसिएशन 4-5 सालों के अंदर पूरा का पूरा कंपनी में डाल दिया, अब वो पूरा एक्सपेंस मिल गया आपको, उतना आपने टैक्स सेव कर लिया। अब कार अगर आपने फाइनेंस भी करवा ली, उसके ऊपर छोटी सी EMI बना ली, और अपने मन को समझा लिया कि ये जो कार की EMI है ना, ये जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा जो एडिशनल इनकम मैं जनरेट करता हूँ उसमें से तो EMI बाहर निकल जाएगी। पता लगे मात्र आप जब कार की डाउन पेमेंट करते हो, 20 लाख की कार है, आपने 4 लाख रुपए देकर कार खरीद ली, तो मैं अपने दोस्तों को कई बार समझाता हूँ कि ये 20 लाख की कार ना एक्चुअली में 4 लाख की ही पड़ी आपको। 4 लाख रुपए दिए, गाड़ी खरीदी कंपनी के नाम के ऊपर, और कंपनी को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। जो इंटरेस्ट ऑन लोन भी आप पे करते हो ना बड़े नॉमिनल अमाउंट के ऊपर, उसकी डिडक्शन भी कंपनी के अंदर मिल जाती है। अब कार है तो उसकी रनिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर, भाई आप कार इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके अंदर पेट्रोल डीजल तो लगता है। एक अलग से जो बिजनेस का कार्ड आपने डेडिकेट किया हुआ अपनी जेब के अंदर, उसी कार्ड में से सारे कार की मेंटेनेंस के खर्चे आप करते हो, तो वो भी डिडक्शन कंपनी के अंदर मिल जाती है। तो बढ़िया हो गया ना काम आपका। और अब आप इतने क्रिएटिव हो, इतने इनोवेटिव हो कि कार की जो EMI निकलनी है उसका पहले से ही कंपनी के अंदर इंतजाम कर रखा है, कि जो मेरी स्क्रैप सेल होती है, जो मेरी एडिशनल सेल होती है, दिमाग लगाना कि और कौन सी अदर इनकम कंपनी में जनरेट होगी, ताकि अदर इनकम से ही मेरी ये छोटी मोटी EMI कंपनी की निकलती रहे। और वो एक गजब की एफिशिएंसी क्रिएट करती है। मेरे कुछ बिजनेस ओनर ने तो गेमिफाई कर रखा है। वो कहते हैं कि मेरी कंपनी के अंदर ना खर्चा बचाने के बहुत सारे साधन है, लेकिन मैं कभी ध्यान नहीं देता। तो आपने जो सफाई कर्मचारी है ना, उसी की ड्यूटी लगा दी है। जितनी भी स्क्रैप बचता है, रद्दी बचती है, प्लास्टिक बचती है, कुछ भी होता है, एक तो टिचन की सफाई रहती है, चाहे आप उसको 5-7-10 हजार रुपये महीना आप उसको वो भी देते हो, सैलरी भी देते हो, लेकिन वो बंदा अपनी सैलरी के 10 गुना के बराबर कंपनी में हो रही लीकेजेस को बचा जाता है। बड़े सारे तरीके हैं, ये कभी पर्सनली बैठेंगे तो बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 20 लाख की गाड़ी आपने 4 लाख की डाउन पेमेंट दे के
खरीद ली बिजनेस के अंदर, क्रिएटिविटी के द्वारा उसकी ईएमआई का निपटारा कर दिया, इंटरेस्ट की डिडक्शन ले ली, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आप ले चुके हो। तो पॉइंट क्या है, बेस्ट टैक्स प्लानिंग का तरीका ये है कि कार इंडिविजुअल नाम से मत खरीदा करो, बिजनेस के नाम से ही खरीदा करो। अब टेक इन योर नेम, फैमिली नेम या एचयूएफ के नाम के ऊपर इंटरेस्ट जो है ना, जो भी लोन दे रखा है आपने, भाई बिजनेस को जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है, हर बार कैपिटल थोड़ी इंट्रोड्यूस करती हो आप, दिखाते हो ना अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम डायरेक्टर एंड फैमिली मेंबर। डायरेक्टर से जो लोन लिया होता है, शेयर होल्डर से जो लोन लिया होता है, उसके ऊपर लोन के ऊपर इंटरेस्ट जरूर देना है। मैंने देखा है किताबों के अंदर ना, इतना लोन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में खड़ा हुआ, उसके ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं पे करते। करना चाहिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना चाहिए 12% के हिसाब से। जब आप वो इंटरेस्ट पे करोगे, एक तो आपके बिजनेस को एक्सपेंस मिल गया तो टैक्स कम हो गया आपका। अब ये इंटरेस्ट आपकी इंडिविजुअल हेड में चला गया। मान लीजिए एचयूएफ का अकाउंट है आपका, अब एचयूएफ की इनकम 10 लाख रुपए तक लेस देन 20% के स्लैब के ऊपर आती है, तो इंटरेस्ट जब आपने एचयूएफ को पे किया तो इधर आपका टैक्स कम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया कम? इसी तरह से आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी इनकम 50 लाख रुपए से नीचे है, सरचार्ज नहीं लग रहा, उनकी इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो रही है, तो दो बेनिफिट हो गए। एक तो वेल्थ क्रिएशन शुरू हो रही है, बिजनेस के अंदर डिसिप्लिन क्रिएट हो गया कि सच्चा प्रॉफिट बिजनेस का वही प्रॉफिट होता है जो कि बिजनेस प्रॉफिट कमाता है इंटरेस्ट पे करने के बाद, जो कि बिजनेस प्रॉफिट कमाता है रेंट पे करने के बाद, वही राइट प्रॉफिट है। और सैलरी निकालने के बाद हम क्या करते हैं, हमारा बिजनेस ही बहुत प्रॉफिटेबल है, और ये प्रॉफिट कब होता है? इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं लोन के ऊपर, रेंट दिया ही नहीं, अपनी सैलरी निकाली नहीं, तो फिर ये प्रॉफिट थोड़ी है, ये झूठा प्रॉफिट है। सच्चा प्रॉफिट वो है जो तीनों तरह के खर्चे निकालने के बावजूद भी आपकी कंपनी उसमें प्रॉफिट अर्न कर रही है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि अगर ये वाले खर्चे मैंने डाल दिए तो मेरे बिजनेस में लॉस आ जाएगा। तो ये अलार्म है आपके लिए, ये वार्निंग है आपके लिए, ये आपके लिए एक सिग्नल है कि भाई आपको लग रहा है कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो, प्रॉफिट कोई नहीं कमा रहे हो, बस ये मेहनताना ही निकल रहा है आपका। यस, तो इसलिए टैक्स प्लानिंग के लिए इंटरेस्ट प्रोवाइड करना बहुत बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं मंथली ही पे कर दिया करो या प्रोवाइड कर दिया करो, और मंथली टीडीएस डिडक्ट करके जमा करा दिया। वो जो टीडीएस जमा हुआ ना, वो एक तरह से आपकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी को भी टेक केयर कर गया, एडवांस टैक्स की लायबिलिटी को भी, और वो टीडीएस रेगुलरली जमा होता चला जा रहा है, और ये बेस्ट टैक्स प्लानिंग का सोर्स बन गया है। क्या करें, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, आप ना अपने बिजनेस में से एक रीजनेबल कंसल्टेंसी फीस पे कर सकते हो अपने फैमिली मेंबर को, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अच्छे स्कूल कॉलेजेस को भी पार कर चुके हैं, अभी वो सेटल हो रहे हैं, अभी उनकी जो इनकम टैक्स रिटर्न जाती है बहुत सारी जगह उसके अंदर है। मैं तो कहता हूं जो बच्चे 18 साल से बड़े हो गए हैं, अभी स्कूल कॉलेज भी कर रहे हैं, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, कंसल्टेंसी इनकम तो उनकी भी हो सकती है आपके बिजनेस में से। सेक्शन 48(2) भी है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, वो बोलता है अगर आप रिलेटेड पर्सन को पेमेंट करोगे ना, यानी कि अपने बच्चों को, वाइफ को, सब्सटेंशियल को, तो हम उसके ऊपर पैनी नजर रखेंगे। रख लो पैनी नजर, रख लो नजर। 44(ab) के हिसाब से जो ऑडिट होता है उसकी रिपोर्ट के भी अंदर हाईलाइट होता है, होने दो हाईलाइट, कितना? उतना जितना कि रीजनेबल है। तो हम रीजनेबल भी नहीं पे करते, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से भाई कंट्रीब्यूट करते ही हैं। बिजनेस सच सही मायने में फैमिली के कंट्रीब्यूशन से चलता है। जब बिजनेस छोटा होता है ना, छोटा होता है तो बिजनेस अपनी फैमिली की नीड को पूरी करता है। जब बिजनेस बड़ा हो जाता है ना, तो फैमिली बिजनेस की नीड को पूरा करती है, क्योंकि बड़े बिजनेस को संभालने के लिए फैमिली मेंबर चाहिए होते हैं। अब उनको भी आप कंसल्टेंसी देते हो उनकी इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से, वरना क्या होता है, आपकी इंडिविजुअल खुद की तो इतनी बड़ी रिटर्न जा रही है और परिवार वालों की तो 2-4-5 लाख रुपए की भी जा रही, ध्यान ही नहीं दिया। मदर फादर बच्चे, उनकी जरा रिटर्न को चेक कर लो कितनी कितनी जा रही है, सरचार्ज ही बचा लो। कंसल्टेंसी इनकम दी जा सकती है रीजनेबल इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। सोचो, विचार करो, अपने फाइनेंशियल कंसल्ट, अपने टैक्स कंसल्टेंट के साथ में डिस्कस करो, सीए साहब से बात करो। ओके,
मेक श्योर करो कि आप ना अकाउंट फॉर करेंगे ही करेंगे गोल्ड को। किसे? गोल्ड। देखो गोल्ड ना इंडिया में एक कल्चर है, धनतेरस पे भी आप खरीद रहे थे, पहले भी खरीद रहे थे, शादियों में भी था, लेकिन इतना गोल्ड होने के बावजूद भी आपकी पर्सनल बैलेंस शीट के अंदर वो नहीं आ रहा, आपकी एचयूएफ की बैलेंस शीट के अंदर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? जब बाय करते हो तो परचेज के बिल नहीं दिए थे, चलो कोई बात नहीं, 6 साल 10 साल पुराना हो चुका है ना, सीए से बात करो, अपने कंसल्टेंट से बात करो, गोल्ड किस तरीके से आपकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा। ये टैक्स प्लानिंग के लिए बहुत गोल्डन नगेट दे रहा हूं मैं आपको, गोल्ड के रूप के अंदर चेक करो गोल्ड क्यों नहीं है आपकी एचयूएफ की बैलेंस शीट के अंदर। क्योंकि गोल्ड को जब आप सेल करते हो तो उसके ऊपर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलता है ना, मात्र 20% टैक्स रेट लगता है उसके ऊपर, और गोल्ड के रेट भी डिफाइंड है, और उसके ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिल जाता है। मान लीजिए 10 साल 20 साल पुराना गोल्ड है, आज की रेट में आपने सेल किया, ज्वेलर ने आपको चेक दिया, उसके ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट लगाएंगे तो इफेक्टिव टैक्स रेट 20% भी नहीं, 10% भी नहीं, 5% से भी कम का हो जाना है। तो गोल्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए आपकी बैलेंस शीट के अंदर? देखो इतने बड़े बड़े टैक्स प्लानिंग के तरीके आपके पास पड़े हुए हैं, गोल्ड आपके घर में पड़ा हुआ है, तो वैल्यूएशन रिपोर्ट क्यों नहीं करा लेते? इनकम टैक्स के द्वारा ऑथराइज्ड अप्रूव्ड गोल्ड के वैल्यूअर होते हैं। अब गोल्ड के वैल्यूअर क्या करते हैं? वो एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे अपने लेटर हेड के ऊपर, बकायदा सर्टिफिकेट इशू करेंगे, ये रिंग है, ये गोल्ड है, ये बैंगल है, ये जो कुछ भी है, ये सब चीजों को वो आपको बताने वाले हैं। कौन बताने वाले हैं? वैल्यूअर। तो अब आपकी ज्वेलरी कितनी आपके नाम पर है, कितनी वाइफ के नाम पर है, बच्चों के नाम पर है, पेरेंट्स के नाम पर है, सिस्टर के नाम पर है। इनकम टैक्स एक्ट ने तो एक सर्कुलर इशू किया था कि 500 ग्राम गोल्ड एक मैरिड फीमेल के नाम पर तो वैसे ही हो सकता है, 250 ग्राम गोल्ड तो एक वुमेन के नाम पे हो सकता है जो मैरिड नहीं है, 100 ग्राम गोल्ड तो एक मेल के नाम पर हो ही सकता है। परिवार में कितने सदस्य हैं? तो मैरिड वुमेन 500 ग्राम से मल्टीप्लाई करो, अनमैरिड वुमेन 250 ग्राम से मल्टीप्लाई करो, 100 ग्राम से मल्टीप्लाई करो, जितने मेल मेंबर है, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों नहीं है, 100 ग्राम अलाउड है। टोटल करके देखो इतना गोल्ड तो वैसे ही आपकी बैलेंस शीट में होना ही चाहिए था। और बाकी जो आपने परचेज करते हो, समझिए ना मेरी बात आप समझ गए। आप चेक करो अपनी, अभी खोल के देखो, खोल के क्या देखें, आपकी पर्सनल बैलेंस शीट बनती नहीं है। बैलेंस शीट तो बनती है सिर्फ और सिर्फ कंपनी की, कभी बनाई नहीं। अपनी इनकम टैक्स रिटर्न तो ऐसे ही सेविंग अकाउंट में से इंटरेस्ट देख के फाइल कर देते हैं, इतनी सैलरी इनकम, इतना इंटरेस्ट इनकम, चल फाइल कर। नहीं, ये गलती कर रहे हैं। टैक्स प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी, डायरेक्टर साहब, अपनी जो 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 ट्रांजेक्शन्स है ना, सेविंग अकाउंट है, एक टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आता है, टैली के अंदर सारी एंट्री डाला करो, सारा सेविंग अकाउंट जो है वो टैली में एंटर करो। चलो बिजी पे कर लो, मतलब आपकी इंडिविजुअल बुक्स भी लिखी जाएंगी, कितने पैसे आपके सेविंग अकाउंट में जमा हुए, कितने निकले, कितने कंपनी में कैपिटल लगा रखी, किसको लोन दे रखा है, कितना पैसा गोल्ड में है, पीपीएफ में है, एनएससी में है। आपकी अपनी नेटवर्थ टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बननी चाहिए। बन रही है तो शाबाश, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, कांग्रेचुलेशन, ਤੁਸੀਂ ग्रेट टैक्स प्लानिंग कर रहे हो। नहीं बन रही ना, तो बना लो। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, आप ये बनाने वाले हो। तो ये क्या होने वाला है? आपकी बेस्ट टैक्स प्लानिंग होने वाली है। ओके, अब चेक करो जरा, अब चेक कर लो कि आप फिक्स्ड एसेट रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो। किसका? अपने बिजनेस के अंदर। अपने बिजनेस के अंदर ना तरीके से एक फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन करो। देखो कौन कौन से एसेट आपके पास हैं जो अकाउंटेड फॉर हैं, जो नहीं अकाउंटेड फॉर है। एसेट खरीदी जा रहे हैं, खरीदी जा रहे हैं, लेकिन फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन किया नहीं हुआ, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ही क्लेम नहीं होता। बिजनेस चलाने के लिए एसेट खरीद रहे हो, बिल नहीं है, एसेट है, डेप्रिसिएशन क्लेम हो ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं दे रहे। क्यों नहीं ध्यान दे रहे? क्यों नहीं है? फिक्स्ड एसेट रजिस्टर आपके पास होना चाहिए ना, ताकि आप कैलकुलेट कर सको। इसके अलावा ना आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से बात करो, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलता है 15% का। अगर आप नई मशीनरी परचेज करते हो, इनकम टैक्स में सेक्शन है, सेक्शन 32(1) विद इन ब्रैकेट स्मॉल 2a, यहाँ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। चलो बेसिक ही ले लो, प्रॉपर फिक्स एसेट रजिस्टर लाइव मुझे दिखना चाहिए कि कौन सा एसेट आपके पास है।
कहाँ पड़ा हुआ है, किसकी कस्टडी के अंदर है, कब खरीदा था, कितने का खरीदा था, कितना डेप्रिसिएशन अभी तक क्लेम हो चुका है और क्या उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू रह गई है, ये चाहिए ही चाहिए। कितनी अलमारियां, कितनी कुर्सियां, कितनी मशीनें, कितने कंप्यूटर, कितने लैपटॉप कहाँ पड़े हैं, किसके पास पड़े हैं, कब खरीदे थे, राइट ऑफ हो चुके हैं कि अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। टैक्स प्लानिंग में बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है, क्योंकि डेप्रिसिएशन ना आपके प्रॉफिट को बहुत कम कर देता है और टैक्स कम लगता है। क्यों नहीं ध्यान दे रहे इसके ऊपर? पक्का ध्यान दे दो एक बार। नेक्स्ट देखो, इन हाउस रिसर्च आप करते हो ना, एक ना बड़ा प्यारा सेक्शन आया हुआ है जिसका नाम है सेक्शन 35 विद इन ब्रैकेट 2AB, टैक्स कंसल्टेंट से बात करना। 150% रिडक्शन मिलती है। यानी कि आप अपने बिजनेस के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हो, अपने आप को सेक्शन 35 में रजिस्टर्ड कराओ, खर्चा करोगे 100 रुपए का, डिडक्शन मिलेगी 150 रुपए की, 150% की डिडक्शन आपको मिलती है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए खर्च किया, आप करते ही हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D और साइंटिफिक रिसर्च, पता नहीं क्या क्या आप अपने बिजनेस के अंदर करते रहते हो। सैलरी का खर्चा, कोई आपने प्लांट, इक्विपमेंट, मशीनरी कुछ भी परचेज की, वो पहले साल में कैपिटलाइज करने की जरूरत भी नहीं है, पूरा का पूरा रिसर्च का खर्चा कहलाता है और जितना खर्चा किया उसका भी 150 गुना आपको डिडक्शन मिल जाती है। इतना बड़ा डिडक्शन का अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है टैक्स प्लानिंग करने के लिए, लेकिन नहीं यूज कर रहे आप कह रहे हो अवेयरनेस में नहीं है। आपका 5 AM कैश फ्लो मास्टरी देखा ही नहीं था, अब देख लिया ना, अब देख लिया, सुन लिया, बात करो, रिसर्च करो, पूरा खोद दो सेक्शन 35 ब्रैकेट में 2AB को, 150% डिडक्शन क्लेम करो ताकि आपका टैक्स मिनिमाइज हो सके लीगली और एथिकली। आगे बढ़ते हैं। देखो, करेक्ट वैल्यूएशन होती है ना आपके क्लोजिंग स्टॉक की, इन्वेंट्री की, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखो, इन्वेंट्री जो है आपकी टैक्स लायबिलिटी को पूरी तरह से डिटरमिन कर देती है। होता क्या है कि आपने परचेज किया और उतनी ही आपकी किताबों के अंदर इन्वेंट्री दिखाई दे देती है। आप 31 मार्च आने वाला है, 31 मार्च 2022 को जब इन्वेंट्री की जितनी वैल्यू है ना उसकी सच में वैल्यूएशन करा के देखो, इसमें से कुछ नॉन मूविंग तो नहीं हो गया है, इसमें से कुछ डेड स्टॉक तो नहीं हो गया है, इसमें से कुछ जीरो वैल्यू का तो नहीं हो गया है। अब उसके हिसाब से ना एक वैल्यूएशन रिपोर्ट ले लेनी चाहिए। किससे? एक वैल्यूअर से आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करवानी चाहिए। तो किताबों में स्टॉक अगर ज्यादा है, एक्चुअल में कम है, तो उसके सर्टिफिकेट लेते हुए कम वैल्यू को भी इन्वेंट्री को आप दिखाते हो ना, एक तो राइट वैल्यू आ जाएगी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, ऊपर जितने से वैल्यूएशन कम हुई उतने का प्रॉफिट आपका कम हो गया, उतना आपका टैक्स कम हो गया। नहीं पता था? बता दिया मैंने। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन रिपोर्ट कब लेनी होती है? हर साल 31 मार्च को लेनी होती है। ये ना हंड्रेड्स में नहीं, थाउजेंड्स में नहीं, लाखों रुपए में आपकी टैक्स लायबिलिटी को सही कर देता है। क्यों? क्योंकि जो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर है ना, वो भी एक स्टैंडर्ड ऑडिट प्रैक्टिस है जिसके अकॉर्डिंगली रिलाइंग अपॉन द वर्क ऑफ एक्सपर्ट होता है। तो सीए साहब भी कहते हैं ठीक है भाई, मेरे को एक्सपर्ट से वैल्यूएशन रिपोर्ट ला के दे दो, प्रॉपर इन्वेंटरी रिकॉर्ड दिखा दो, क्योंकि मुझे तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 3CD के अंदर मेंशन करना है। तो मैं रिलाइंग अपॉन दी वर्क ऑफ द एक्सपर्ट के ऊपर रिलाई कर रहा हूँ। जब वो बता रहे हैं कि ये नॉन मूविंग है, स्लो मूविंग है और इसके ऊपर पानी पड़ गया, बारिश हो गई, खराब हो गया, इसकी एजिंग हो गई है, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, लाइक दैट, बड़ा पॉइंट है। ये आपकी बड़ी कंपनी है, ये देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, 22 सालों के एक्सपीरियंस से इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे और टैक्स प्लानिंग के नाम पर कुछ भी जीपी रेशियो के हिसाब से इन्वेंट्री को किए चले जा रहे हैं। गलत है वो, गलत है। अब सही बता रहा हूं मैं आपको। देखो, गेट रिड ऑफ बैड डेब्ट। आप अपनी बैलेंस शीट खोल के देखना, आपकी बैलेंस शीट के अंदर जो डेटर्स हैं, जो कस्टमर हैं, जिनका कितने सालों से तो ओपनिंग बैलेंस खड़े हुए हैं, कुछ करते ही नहीं उसका, किताबें ही नहीं साफ करते, ध्यान ही नहीं देते, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और हर बार अकाउंटेंट ये बोल देते हैं कि सर ये तो ओपनिंग बैलेंस चला रहा है, इसके ऊपर डिसीजन ले लेंगे। उसी तरीके से आपके ऑडिटर भी बोलते हैं ठीक है ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग 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 करते कई सालों से ओपनिंग चलता चला जा रहा है। आप प्रॉपर तरीके से 3 साल का टाइम बीत चुका है ना, बैड डेप्ट ना
स्टेप बाय स्टेप अपनी इस साल की बैलेंस शीट में क्लेम करना शुरू करो, ताकि आप ना नीट एंड क्लीन कर दो अपनी बैलेंस शीट को। और ये एक अलोएबल एक्सपेंडिचर है, बैड डेब्ट, अगर आप तरीके से उस प्रोसेस को फॉलो करते हो। किसके? बैड डेब्ट के प्रोसेस को। इसी बहाने किताबें आपकी साफ हो गई, टैक्स भी बच गया, टैक्स प्लानिंग हो गई आपकी। पीपीएफ इंडिविजुअल की बात कर लेता हूँ। पीपीएफ 1,50,000 का ना आप हर साल अपना जमा करा ही दिया करो। आपकी एचयूएफ है उसके अंदर भी जमा करा दो, और आपके जो बच्चे हैं उनके नाम पर भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड तो जमा करा ही दिया करो। 1,50,000 मैक्सिमम लिमिट होती है एक साल में इन्वेस्ट करने की। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसी बहाने ना आपकी प्रोविडेंट फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है ना, सबसे बड़ी बात यह है 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है। मतलब एफडी कराते हो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपकी इनकम में ऐड हो जाता है। एक तो 6% इंटरेस्ट मिला और वो आपकी इनकम में ऐड हो गया, उसके ऊपर 30% और टैक्स लग गया, यानी कि 1.8%। तो नेट इफेक्ट कितना आया? 4.2% ही आया। इधर जो 8% पीपीएफ के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है ना, वो सारा का सारा टैक्स फ्री है, उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता ही नहीं, वो इनकम में ऐड ही नहीं होता, वो एग्जम्प्ट इनकम है। तो इसलिए पीपीएफ के अंदर तो इन्वेस्ट कर ही देना चाहिए। और जब कभी आपको फंड की रिक्वायरमेंट होती है, आप पीपीएफ के अगेंस्ट में लोन भी ले सकते हो, पीपीएफ को 5 साल के बाद में विड्रॉ भी कर सकते हो, और इसी बहाने ना आपकी फोर्सफुली हर साल सेविंग होती चली जा रही है। मेरा तो एक क्लाइंट है, वो 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपए हर साल अलग अलग लेजर अकाउंट के अंदर अपने पैन नंबर में अपनी फैमिली की जमा कराता था। 7-8 करोड़ रुपए उसके इकट्ठे हो गए हैं पीपीएफ के अंदर ही, पता ही नहीं लगा। कहता यार ये पता नहीं कैसे इन्वेस्टमेंट हो गई, ये तो मेरे सीए साहब की इन्वेस्टमेंट है, अदरवाइज पैसे जुड़ ही नहीं रहे थे। तो पीपीएफ एक अच्छा साधन है, क्योंकि जो पैसा आपने पीपीएफ में लगाया वो 80C की डिडक्शन भी तो दे रहा है, यानी कि 30% डिडक्शन तो आपको पहली बार ही मिल गई। 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट की, उसका 30% कितना हो गया? 45,000 रुपए, 45,000 हो गया। और वहां पर आपका जो इंटरेस्ट मिल रहा है 8% के हिसाब से, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? बढ़ गया ना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10-12% से भी ऊपर चला गया आपका, टैक्स की सेविंग को अगर जोड़ दिया जाए तो। अच्छा, अब पीपीएफ आपने बोला कि ठीक है वो हम कराते हैं, आगे भी करा देंगे। एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, आप कंपनी में ना डायरेक्टर है, आप कंपनी में डायरेक्टर है, आप क्या करें, कंपनी आपके बिहाफ के ऊपर नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूशन करेंगी। आपको मालूम है जितना नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर आपकी कंपनी कंट्रीब्यूट करती है डायरेक्टर सैलरी के ऊपर, आपकी सैलरी का 10% डिडक्शन अलाउड है। मान लो आपकी 5 लाख रुपए महीने की सैलरी है, तो उसका 10% कितना हुआ? 50,000 रुपए। साल का कितना हो गया? 50,000 इंटू 12, 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए तक आपने जो इन्वेस्ट किए वो टैक्सेबल ही नहीं है, इनकम में से रिडक्शन हो गई वो वाली। 10% ऑफ द ग्रोस टोटल इनकम होता है ना, वैसे एनपीएस की लिमिट कितनी होती है? साल की 50,000 रुपए। यहाँ 10% ऑफ सैलरी मिल गई, आपकी 3 लाख रुपए सैलरी है, 30,000 महीना हो गया, 3,60,000 रुपए, ये आपकी इनकम में से माइनस हो गया। तो देखो पीपीएफ के अंदर ये चुपचाप इन्वेस्टमेंट होती चली जा रही है, एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट होती चली जा रही है। अभी आप बिजनेस कर रहे हो, यंग हो, चल रहा है, पता ही नहीं लगेगा। ये जो पीपीएफ में, एनपीएस में जो इन्वेस्टमेंट हो जाती है ना, ये सेव होती जाती है। इसके ऊपर अब 5, 10, 12, 15 सालों के बाद कंपाउंडिंग के द्वारा एक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट अमाउंट खड़ा हो जाता है, और आपकी नेटवर्थ के अंदर भी हेल्प करता है, और आपकी टैक्स प्लानिंग का एक बहुत बड़ा टूल है जिसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप कहते हैं छड्डो जी मैं ये सब नहीं करता, नहीं करते, अभी 5-7-10 करोड़ रुपए आपकी जेब में पड़े होने थे अगर आप शुरू से कर रहे होते तो। नहीं तो आगे बच्चों के लिए करवा दो, बहुत जरूरी है टैक्स प्लानिंग के लिए। अच्छा, तो होम लोन, होम लोन को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली आप इस्तेमाल करो, क्योंकि होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो डिडक्शन में क्लेम होता ही होता है 80C के अंदर। होम लोन पे जो इंटरेस्ट पे करते हो ना, अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी है, अपनी प्रॉपर्टी भी है, 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती है होम लोन की। होम लोन पे मिलती है ना, मिलती है। तो अब आप जो घर बनाते रहते हो, एक तो आपका घर है ही है सपनों से सुंदर, स्वर्ग से प्यारा, और आपने
और भी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी होती है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी बिल्ड कर रहे हो, आप अपनी टोटल नेटवर्थ का 50% रियल एस्टेट पे रखते हो। तो एक और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी, आपने खरीद ली, अब उसके ऊपर आपने क्या किया, होम लोन भी ले लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 6.45%, 6.5%, 6.85%, वो आपने ले लिया, उसके बाद यूटिलाइज कर लिया। अब आप स्मार्ट डायरेक्टर हो कंपनी के, बहुत स्मार्ट डायरेक्टर हो ना आप कंपनी के, मुझे मालूम है लेकिन टैक्स प्लानिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब आपका सेविंग अकाउंट है, आपकी ग्रुप ऑफ कंपनी है, एलएलपी है, प्राइवेट कंपनी है, सारी की सारी नदियां आपस के अंदर मिली हुई है। जो पैसा आपके पास आया था, होम लोन ले लिया था, उसकी ईएमआई पे करनी थी, सैलरी इनकम से, इंटरेस्ट इनकम से, रेंटल इनकम से ईएमआई भी पे हो रही है, और वहां से इंटरेस्ट की डिडक्शन भी आप क्लेम करते चले जा रहे हो इतने लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। आपकी पता ही नहीं लगा कब हंसते खेलते वेल्थ क्रिएट हो गई। आपने मात्र 10% या 20% दे के नई रियल एस्टेट पे अंदर इन्वेस्ट कर दिया था, बाकी 80% तो बैंक ने दे दिया। आपका नेट आउटगो क्या हुआ, आपका नेट आउटगो तो बड़ा लिमिटेड हुआ। अब वो जो इंटरेस्ट पे हो भी रहा है, उसकी भी रिडक्शन क्लेम किए चले जा रहे हो अपनी इंडिविजुअल के अंदर, और अपनी कंपनी में से सैलरी, इंटरेस्ट, रेंटल इनकम लेते हुए उसकी ईएमआई को निपटाते चले जा रहे हो। फुल्ली फोकस हो आप अपने बिजनेस के ऊपर, लेकिन इस खेल खेल के अंदर क्या हो गया, एक प्रॉपर्टी बन गई, दो बन गई, तीन बन गई, चार बन गई, पांच बन गई, प्रॉपर्टियां तो बनती चली जा रही हैं। टैक्स प्लानिंग माय डियर फ्रेंड, वेल्थ क्रिएशन माय डियर फ्रेंड, ये सारी की सारी आपस में कनेक्टेड है। तो क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे होम लोन का, और ऐसे ना जाने कितने तरीके हैं। आप इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे शेयर के अंदर। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे ना, तो इस जिंदगी को तो आप ना प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर ही नहीं रहे हो। शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। लिस्टेड कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हो ना, जो अपकमिंग और ग्रोइंग कंपनी आपको दिखाई दे रही है, टीसीएस थी, देखा कहां से कहां चली गई, आगे भी चली जाएगी और ज्यादा। और ये जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनियां हैं, अगर आप उनके शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ना जो गेन होता है, अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो 12 महीने से ज्यादा आपने होल्ड किया उस शेयर को, तो मात्र 10% टैक्स का रेट लगना है। वो भी पहले 1 लाख रुपए तक का टैक्स माफ है, उसके ऊपर सिर्फ 10% का टैक्स लगता है। अगर आपने जल्दी भी बेच दिया तो मात्र 15% कैपिटल गेन लगता है, जबकि वैसे टैक्स 30% का स्लैब है। तो शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, टैक्स तो बच ही रहा है यहाँ पे। खाली अपने बिजनेस पे क्यों इन्वेस्ट करना है, चैंपियंस के बिजनेस के अंदर भी इन्वेस्ट करो। स्टार्टअप में भी जब आप इन्वेस्ट करते हो ना, स्टार्टअप में अब उसके शेयर जब आप बेचोगे तो उसके ऊपर भी 30% नहीं, 20% टैक्स लगना है। और 20% टैक्स के अंदर भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिल जाना है। तो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट तो 20% से भी कम हो गया, जो आप इनकम उसके ऊपर अर्न करने वाले हो इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेके। तो नहीं करना चाहिए क्या स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल करनी चाहिए। टैक्स सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिस्टेड कंपनी में करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और जब पैसा आपने इक्विटी में लगा दिया और बहुत लॉन्ग टर्म के अंदर पड़ा हुआ है, तो आपकी वेल्थ ग्रो कर रही है, लेकिन आपको टैक्स देना पड़ रहा नहीं। और जब भी कभी आपको कुछ पैसे चाहिए होते हैं, कुछ लोग तो क्या करते हैं, अपने शेयर को हाइपोथिकेट रख के ना उसके अगेंस्ट में लोन ले लेते हैं। सुनो मेरी बात, शेयर को बेचते नहीं है, शेयर पड़े रहने देते हैं, उसके अगेंस्ट में लोन ले लेते हैं और उसको पैसे को इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको रीपे कर देते हैं। शेयर वहीं के वहीं पड़े रहे, कोई कैपिटल गेन लगा ही नहीं। चलो बेच भी दिए तो भी कितना लगा, 10% लगा, 30% तो नहीं लगा। और कुछ इंडिविजुअल तो ऐसा है कि वो 5-5 करोड़ से ऊपर की इनकम कमा रहे हैं और 42% से भी ज्यादा का टैक्स दे रहे हैं। प्लान ही नहीं कर रहे ना। क्यों नहीं प्लान कर रहे, उन्होंने आज का सेशन नहीं देखा ना। दिखाओ, सबको देखना चाहिए टैक्स प्लानिंग का सेशन। ऐसे करते करते ना, अभी तो मैंने शुरुआत की है, सोचो पिछले 22 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और टैक्स प्लानिंग शीट का मैंने निर्माण किया है, और इतना कुछ है, इतना कुछ आपको बताने के लिए। क्योंकि देखो 1 घंटा होने वाला है, हमने 5 बजे शुरू किया था, 5:57 हो गए हैं। टैक्स प्लानिंग के ऊपर तो मैं घंटों भी बोलता रहूं ना। इतने पॉइंट इकट्ठे कर रखे हैं समुद्र के बराबर के, कि बहुत तरीके हैं अगर तरीके से इसको इन्वेस्ट किया जाए।
तो मैं आपसे क्या बोलना चाहूंगा, अपना 1-to-1 कर लेते हैं। आप अपनी टैक्स प्लानिंग शीट बना लो, मेरे से 1-to-1 कर लो, क्योंकि उस केस के अंदर जो चीजें आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है उसके बारे में डिस्कशन ही नहीं करने की जरूरत है। जो आपके बारे में एप्लीकेबल होगी उसी के बारे में बात करेंगे, और बहुत तरीके से 1-to-1 करके आपकी टैक्स प्लानिंग को बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। कर लिया करो, मैंने कौन सा उसके पैसे लेने हैं आपसे। ये तो मेरा शौक है, दिल से करता हूं मैं आपसे। बस आप पार्टिसिपेशन दिखाया करो, बिजनेस हो ना, जागो, पार्टिसिपेशन दिखाओ, बचाओ जो बच सकता है। और मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा किसका, अतुल सैनी जी का, जिनने मुझे इंकरेज किया कि जगमोहन बना दो यार एक ना टैक्स प्लानिंग के ऊपर भी 5 AM का सेशन ले लो। आपको भी जो अच्छा लगता है ना, आपको भी जो अच्छा लगता है कि कोई टॉपिक के ऊपर मुझे कवर करना चाहिए, तो मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे व्हाट्सएप करो, मुझे यही चैट बॉक्स में बता दो, या कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो ये सेशन कैसा लगा, वो बताओ। अपने कमेंट बॉक्स में उसके ऊपर ओपिनियन दे दिया करो। जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखते हो तो उससे क्या होगा, मैं उनको एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ, और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो मैंने आपके लिए बनानी है। एंड आई एम ट्रूली ट्रूली थैंकफुल फॉर बीइंग द ज्वाइनिंग JSA ऑनलाइन। JSAonline.in के अंदर आप फ्लड कर रहे हो अपने बिजनेस और लाइफ को कंसिस्टेंट कैश फ्लो के साथ में। कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो। आज का सेशन आपको कैसा लगा? हाउ वाज इट फॉर यू? वाज इट अ वर्थ टाइम इन्वेस्टमेंट? अपने कमेंट चैट बॉक्स में लिखते हुए यू कैन सेफली एग्जिट कर सकते हो। तो आ गया डॉक्टर संजय नरवाल जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच जगमोहन जी, फैंटास्टिक सेशन, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन संजय जी। अंकुर कपिलेश जी का क्वेश्चन आ गया है, सर काइंडली प्लान ए सेशन ऑन डेप्ट फ्री। ठीक है जी, डेप्ट फ्री के ऊपर एक बहुत ही इन डेप्थ टू दी पॉइंट आजकल मैंने कुछ नई स्ट्रेटेजी भी निकाली है डेप्ट फ्री होने की, उसके ऊपर भी मैं कर लेता हूँ। ये लो, मैं डेप्ट फ्री वाले को तो फटाफट से नोट कर ही लेता हूं, ताकि इसको नेक्स्ट सेशन में कवर कर देंगे। नेक्स्ट सेशन में कर देंगे, आप सलाह देते रहो और मैं बनाता रहूंगा उसके ऊपर। ये लो जी, 5 AM ऑन डेप्ट फ्री। लो जी, कर लेते हैं काम, ये कर लेते हैं। ओके, वेरी गुड। अब देखते हैं जी क्या क्वेश्चन आए आपके। अब क्वेश्चन आए हैं सुशील धवन जी, ग्रेट सेशन एट राइट टाइम, थैंक यू सुशील जी। सुनील जैन जी, थैंक यू जगमोहन सर, थैंक यू सुशील जी। अरविंद गाला जी, जगमोहन जी, वंडरफुल सेशन टुडे ऑन टैक्स प्लानिंग, यू इंडीड हैव डीप नॉलेज ऑन इनकम टैक्स विद कैश फ्लो मास्टरी। बिल्कुल अरविंद जी, देखो मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और कैश फ्लो मेरा पैशन है, तो ये आपस में ना मतलब कॉम्बिनेशन हो गया है। अंकुर कपिलेशी, थैंक्स अ लॉट अगेन फॉर क्विक एक्शन, थैंक यू। सुनील जैन, मनी माइंडसेट को कैसे ठीक करें? मनी माइंडसेट को कैसे ठीक करें? अर्थशास्त्र, हाँ ये अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र को ना बहुत डीप मैंने स्टडी किया था, ये भी मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये भी ले लेता हूँ। अर्थशास्त्र के हिसाब से जब आप करते हो तो मैं उसके अंदर ना कुछ निकाल के बताता हूँ। ये चाणक्य जी का अर्थशास्त्र है। ठीक है जी, गॉट योर सजेशन सुनील जी। अच्छा, सेल्वम रामाकृष्णन जी, थैंक्स अ लॉट, thank you sir, I am so blessed with today's session, thank you for your participation, your listening create the whole magic, as within as without। जैसे हम अंदर है ना वैसे ही बाहर है। और आप 5 AM के अंदर लाइव हो, ये बहुत कुछ बताता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में। मिस्टर सेल्वम रामाकृष्णन, यू आर अमेजिंग। और जिस तरह से आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो थ्रू योर वीडियो सेशन एंड थ्रू दी spiritual tour across the country and the globe, you are amazing, so keep celebrating the life, thank you very much once again and have a great week ahead। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। बाय एवरीवन।